सबसे पहले तो ऐसे मेरा यूपी से जुड़ाव बचपन से रहा है। मेरे बाजू में सुरेश राममूर्ति पांडे जी बैठे, मुंबई में इन्हीं के घर के बाजू में हम रहते थे। और मेरी जो परवरिश हुई है, क्योंकि मेरी माँ टीचर थी, पढ़ाने जाती थी, तो इनकी माता जी के हाथ में मेरी परवरिश ज़्यादा हुई है। तो यूपी से वो लगाव तो हमारा है ही पहले से। सर प्रतापगढ़ में पट्टी तहसील से है और मुंबई में लीलावती हॉस्पिटल के कैथलेब इंचार्ज हार्ट डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं। और अभी प्रतापगढ़ पट्टी भी सर प्रोजेक्ट करने वाले हैं। एमसीएल में मुझे लाने का जिनको श्रेय जाता है, पकड़ के लाने का, सच कहूँ, क्योंकि मेरा ओरिजिनल प्रोफेशन है रियल एस्टेट में, बिल्डर हूँ। मुंबई के पास कर्जत में मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। तो जब पहली बार मुझे बताया गया एमसीएल के बारे में 4.25 साल पहले, तो मैंने बहुत सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि बिल्डर का थोड़ा दिमाग है ना हवा में रहता है, आया तो भी बड़ा, गया तो भी बड़ा, बराबर ना। तो थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं दे रहा था। तो एक व्यक्ति है जिन्होंने मुझे बोला कि अरे यार इतना अच्छा है, आप क्यों नहीं आ रहे हो, आ जाओ, देखो सुनो, कलेक्टर इन्वॉल्व है। तो फिर भी मैंने 1-1.5 महीना टाला, बट उस व्यक्ति ने मुझे प्रॉपर फॉलोअप किया। वो व्यक्ति मुंबई हाईकोर्ट के वकील है, मेरे मित्र है, मेरे क्लाइंट है। मैंने बोला यार इनको ना बोलूँगा तो कभी बुरा लग जाएगा, चलो जाते ना बोलते हो छूट जाते हैं। तो इस तरह से मैं पहली बार एमसीएल के सेमिनार को अटेंड करने को गया था। और वो सेमिनार में डॉक्टर श्याम गोलब सर को पहली बार सुना था। तब से लेके अब तक मेरा मिशन बन गया। और ये मिशन में मुझे लाने का श्रेय जिनको जाता है, आपके वाराणसी के एडवोकेट श्याम शंकर उपाध्याय, एडवोकेट मुंबई हाईकोर्ट। जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर मेहनत नहीं करते तो मैं यहाँ पे नहीं होता। तो सर है, अगर आपके जौनपुर की बात करें, केराकत की बात करें, तो पीएम शेख सर जितना मैं पुराना हूँ, लगभग उतने ही पुराने शेख सर भी है। मगर शेख सर ने सोचा कि मुझे पूरे भारत का भला नहीं करना है, मुझे मेरे तहसील का भला करना है। और इसलिए उन्होंने चुना आपका अपना, उनका खुद का अपना तहसील केराकत। सर का एक बहुत अच्छा जॉब था, आप में से कितने को पता है पता नहीं मुझे, बट 80,000 से लाख रुपया महीने की इनकम थी। वो इनकम छोड़ के मुंबई में अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे, वो छोड़ के पूर्ण रूप से शिफ्ट हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे इस तहसील को विकास के लिए, इस प्रोजेक्ट को लाने के लिए सतत मेहनत और संघर्ष कर रहे हैं। तो एक जोरदार तालियां शेख साहब के लिए। शेख साहब के साथ एक बहुत अच्छी टीम काम करे यहाँ पे। कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, कुछ लोग मेरे लिए नए हैं, मगर कोई भी कार्य कभी भी टीम के बगैर नहीं होता। एक टीम बहुत आवश्यक होती है और वो टीम पॉजिटिव होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। और ऐसी एक टीम यहाँ पे है। तो शेख साहब की टीम, इनका भी मैं बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। और आप सब इस टीम के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ मात्रा में यहाँ के केराकत के और आजू बाजू के तहसील से भी मेरे हिसाब से कुछ लोग आए हैं। तो आज मेरी जो कोशिश है वो ये रहेगी कि आपको विषय की पूरी जानकारी हो, क्योंकि कोई भी चीज़ कोई व्यक्ति तब नहीं करता है जब उसे करने में कोई डर हो, कोई भय हो, कोई भीति हो। और डर का कारण ये होता है कि नॉलेज ना हो। अगर नॉलेज नहीं होगा तो डर होगा, और डर होगा तो कोई काम ठीक से होगा नहीं। तो आज मैं जो यहाँ पे आया हूँ, और फॉर्चुनेटली मैं आज एक ही वक्त हूँ। नॉर्मली क्या होता है, सर ने, दोनों सरों ने अपना टाइम मुझे दे दिया है कि आप बात करो आज। और नॉर्मली हम कोई प्रोग्राम में जाते तो 8, 10, 12 लोग होते हैं, 2, 4, 5, 10 नेता होते हैं, तो सब टूट जाता है। वो टूटने के कारण जो मैसेज देना होता है वो नहीं दे पाते बहुत बार। मगर आज मैं लकी हूँ कि मैं अकेला आप लोगों से बात करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा विस्तार में जाऊँगा, पूर्ण विषय को समझाने की कोशिश करूँगा, और इसमें थोड़ा समय भी लग सकता है। तो आप तैयार हो ना? हाँ, कटारा तो नहीं आएगा ना? धूप आ रही है, गर्मी हो रही है? नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो आप सबका मैं, क्योंकि आप लोग आज इस प्रोग्राम में आए हो, आप में से बहुत से लोग जुड़े, बहुत से लोग जुड़ने वाले हो, मगर कहीं ना कहीं आज एमसीएल मिशन के इस कार्यक्रम में आप आए हो। तो एमसीएल मिशन की इस क्रांति में मैं पूर्ण एमसीएल परिवार की तरफ से आप सबका दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, एमसीएल क्या है? तो एमसीएल आप सबका रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस के क्षेत्र में हार्दिक स्वागत करता है। रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस ये क्षेत्र की जरूरत क्या है? तो आज धरती माता की जो समस्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, उसका जो सॉल्यूशन है वो इसी में है। और ये एक मौका है जहाँ पे किसानों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को, युवाओं को, सबको रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, मगर उद्योजक बनने का मौका मिलेगा। और वो भी सनराइज पीरियड। सनराइज पीरियड मतलब क्या? अभी सुबह के 11:30 बजे, कहीं ना कहीं ये सूर्योदय का समय, 12 के बाद मध्याह्न होगा। तो सूर्योदय का समय वो समय होता है जब उस इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन नहीं होती है, कम लोग होते हैं। और तब अगर कोई उसमें शुरुआत करता है और अच्छा काम करता है
तो वो खुद ब खुद बड़ा बन जाता है उस इंडस्ट्री के साथ। उदाहरण के तौर पे कहूँ तो 2000 के आसपास 1990s के बाद इंडिया में एक इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, उस इंडस्ट्री को कहते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, बराबर ना। कंप्यूटर, हमारे लोग कहते थे कंप्यूटर हमको जमने वाला नहीं, हम तो पेपर पे लिखेंगे। आज क्या है कहीं पे भी कंप्यूटर के बिना कुछ चल रहा है, कहीं ना कहीं हर चीज में, चाहे वो वीडियो शूटिंग चल रहा हो, चाहे साउंड सिस्टम चल रहा हो, चाहे कुछ भी हो, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर उसका मेन हिस्सा बन गया है। और इस इंडस्ट्री में शुरुआत में जिन्होंने काम किया, जिसमें कि मैं उदाहरण दूंगा इन्फोसिस और विप्रो, तो आज वो दुनिया की बड़ी कंपनियों में है। उसी तरह से आप लोग इस इंडस्ट्री के सनराइज पीरियड में हो और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की फ्रंट लाइन ऑफ लीडरशिप हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऑफिशियल शुरुआत अगर हो रही है तो अभी हो रही है। महाराष्ट्र में हमने 300 से अधिक तहसीलें बुक की है, गुजरात में 80 से अधिक बुक की है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश से 14 स्टेट में हम ऑलरेडी है, और उत्तर प्रदेश में भी है। वाराणसी की तीनों तहसील की जिम्मेदारी उपाध्याय सर के पास है। जौनपुर के भी मुझे लगता है सारी तहसीलें एक छोड़ के बुक हो गई है। हाँ, एक छोड़ के सारी बुक हो गई है। सागन छोड़ के। ठीक है, तो ये आप लोग वो हो जो इस मिशन से, इस विजन से, इस इंडस्ट्री से पहली लाइन, पहली कतार में जुड़ रहे हो, तो आप लोगों के पास बहुत मौके आने वाले हैं। मित्रों, पहले ये समझते हैं कि इस इंडस्ट्री की जरूरत क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक उष्णता में होने वाली बढ़ोतरी। वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि 2 डिग्री अगर वैश्विक तापमान बढ़ गया तो हम ऐसे कालखंड में चले जाएंगे कि जहां से रिटर्न आना मुमकिन नहीं होगा, और धीरे 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 धरती माता का विनाश होगा। अगर धरती नहीं रहेगी तो क्या हम रहेंगे? हम भी नहीं रहेंगे ना। तो इसका मुख्य कारण क्या है ग्लोबल वार्मिंग का? तो उसका मुख्य कारण है प्रदूषण। और प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो ईंधन, फ्यूल। आज हम जो पेट्रोल, डीजल, नाफ्ता, केरोसिन, ऑयल, ये सारा जो यूज करते हैं, इसमें से जब यूज होता है तो निकलता है धुआं, मतलब कार्बन, और ये कार्बन है वैश्विक उष्णता का सबसे बड़ा कारण। अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो फ्यूल को सॉल्व करना पड़ेगा, और इस फ्यूल को रिप्लेस करना रिन्यूएबल क्लीन फ्यूल से, ये हमारा बिजनेस है। वी आर नॉट अ चैरिटेबल ट्रस्ट, एनजीओ, वो हमारा बाई प्रोडक्ट है, मगर एक्चुअली वी आर इन रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस सेक्टर के हम बिजनेसमैन हैं। आप सब भी आज से उस क्षेत्र के एंटरप्रेन्योर, जुड़े हुए लोग, चैनल पार्टनर, एमवीपी ओनर, डायरेक्टर, कुछ भी हो, इवन किसान हो तो भी आप कहीं ना कहीं उसके उद्योजक हो। तो दुनिया के सबसे बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करना ये हमारा बिजनेस है। दूसरा अगर विषय बात करूं तो वेस्ट, कचरा। भारत में कचरा, अभी यहाँ पे मैं पीछे ही देख रहा हूँ, बराबर ना, हर जगह पे आपको दिख जाता है। कचरे के 2 वर्गीकरण होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक वेस्ट, एक होता है इनऑर्गेनिक वेस्ट। इनऑर्गेनिक में प्लास्टिक, रबर, लेदर, फाइबर, थर्मोकोल, लकड़ा, मतलब ये सारी चीजें आ जाती है। और ऑर्गेनिक में हर प्रकार का बायोमास, किचन वेस्ट, होटल वेस्ट, भाजी मार्केट वेस्ट, ऑर्गेनिक, ये सब आ जाता है। तो ये दोनों वेस्ट, ये आज के फ्यूल के रॉ मटेरियल है। अभी सुबह एक वेबिनार था, हर शुक्रवार को सुबह 8 बजे डॉक्टर श्याम सर का वेबिनार होता है, वो मैं अटेंड करते हुए आया, और फिर हमारी मीटिंग होती है कोर टीम की, वो अभी चल रही थी। तो ये जो सीवेज का पानी होता है ना, टॉयलेट का पानी, ये टॉयलेट का पानी भी भविष्य का ईंधन का रॉ मटेरियल है। आज ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है और हमारे पास है। पहले कहते थे दुबई के पास है, कैलिफोर्निया, मतलब अमेरिका के पास है, इजराइल के पास है, आज हमारे पास है, अपने भारत के वैज्ञानिकों की बनाई हुई, जिसमें टॉयलेट के पानी से बायोफ्यूल, बायो फर्टिलाइजर और अल्ट्रा क्लीन ड्रिंकेबल वाटर फ्रॉम गटर का पानी बिस्लेरी से अच्छा बनाया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो अगर कचरे का सॉल्यूशन होगा तो कचरे से होने वाली बीमारियां, मच्छर, मक्खी, डेंगू, मलेरिया, ये भी शुरू होगा। वो है किसान की समस्या। हर जगह पे किसान त्रस्त है, कारण अनेक हो, सरकारें कितनी आई कितनी गई, मगर समस्या वही है। सरकारें प्रयत्न करती रही, सब करती रही, बहुत बार कर्ज माफी दिया, बहुत बार कुछ दिया, पर समस्या सुलझ नहीं रही है। क्यों नहीं सुलझ रही है? क्योंकि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है हमारा, जो हम खेती करते हैं, उसमें आय की एक सीमा है, उससे ज्यादा आय पर एकड़ हम नहीं ले सकते। दूसरा, अगर ज्यादा बारिश हो गई तो खराब हो जाएगी, कम बारिश हुई तो प्रोडक्शन नहीं होगा, ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो भाव नहीं मिलेगा, ऐसे अनेक समस्या है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि कुछ नई खेती हो, और वो नई खेती है ईंधन, बायोफ्यूल के लिए लगने वाला कच्चा माल। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, इसके कारण इसका जो कच्चा माल है वो है नेपियर ग्रास, जिसे हाथी घास कहा जाता है। सादी भाषा में कहूँ तो हाथी जैसा बढ़ने वाला घास, मतलब हाथी घास।
ये आती घास गन्ने की तरह बोया जाता है, स्टिक होते हैं छोटे, जो मुझे लगता है यहाँ पे लगाया भी है सर ने, ठीक है। तो ये गन्ने की तरह लगाया जाता है। पहली बार ये 3 महीने बाद कटिंग मिलता है, फिर 1.5 से 2 महीने में कटिंग मिलता है, और 7 से 8 साल चलता है। अब इसको ज्यादा पानी मिला तो कोई समस्या नहीं, थोड़ा कम मिला तो कोई समस्या नहीं, कीड़े लग गए तो हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको तो क्वांटिटी से मतलब है, क्वालिटी से कोई मतलब नहीं। तो पर एकड़ ये प्रोडक्शन कितना आता है, तो 150 से 250 टन पर एकड़ पर ईयर प्रोडक्शन मिनिमम आता है। बट हमारे ही एक उद्योजक है सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में, पंढरपुर तालुका में, वहाँ पे हमारे एक रिटायर्ड कृषि अधिकारी है भीमराव कोंडूबेरी सर, जिन्होंने इसकी प्लांटेशन की, और उन्होंने पर एकड़ पर ईयर 150, 200, 250, 300, 400, 500 नहीं 720 टन प्रोडक्शन लिया नेपियर ग्रास का, और ये 1000 रुपये टन से कंपनी लेगी किसानों से। इसके कारण किसानों को कम से कम 2-2.5 लाख रुपए एकड़ पे हाथ में आएंगे। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा, इसमें कोई बड़ा खर्चा नहीं है, कोई केमिकल्स मारने नहीं है, ये आराम से उग जाता है। और जब इतना पैसा किसानों के घर में आएगा तो कहीं ना किसानों का फायदा होगा। अब किसान के घर में पैसे आएंगे तो किसान की भी अपनी जरूरतें हैं, वो उसके लिए यूज करेगा, तो पूरी की पूरी इकोनॉमी रिवाइव होगी। दूसरा, यहाँ पे कई युवा बैठे जो जॉब की खोज में होंगे, कोई सरकार में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विस इंडस्ट्री हो, ये एक लेवल पे आ गई, यहाँ से 5, 10, 15% बढ़ सकती है, 100-200% बढ़ सकती नहीं। तो ये नई इंडस्ट्री होगी रिन्यूएबल फ्यूल इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि हम ऑयल एंड गैस के इंपोर्टर है, हमारे यहाँ बनता नहीं है, जो जमीन में से मिलता है वो 18% है, 82% हम इंपोर्ट करते हैं, और ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी के द्वारा होता है, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, जो भी कंपनियां हैं। तो अगर ये इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप होगी तो इसके कारण 7 करोड़ किसान परिवारों को बायोमास फार्मिंग का और 3 से 5 करोड़ युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। अगर 12 करोड़ लोगों को डायरेक्ट फायदा मिलता है, एक व्यक्ति पे 4 जन का परिवार निर्भर करता है, तो 50 से 60 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा, और इतना बड़ा रोजगार और कोई इंडस्ट्री में हो नहीं सकता। इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारे देश को रास्ते चाहिए, सुविधा चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, और ये सब के लिए सरकार को भी पैसा चाहिए। पैसे के बगैर तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि हम हमारी जरूरत का जो 82% ईंधन आयात करते हैं, इसमें हर साल 8 लाख करोड़ रुपए विदेश में जाते हैं। कितने? 8 लाख करोड़। अगर ये 8 लाख करोड़ हम बचा दे तो एक क्रांति हो सकती है, और ये पैसे हमारे देश के विकास में लग सकते हैं। और उस तहसील के प्रोडक्शन से बना हुआ ईंधन मेजर उस तहसील में जाएगा, बचेगा वो शहरों में जाएगा, और बचेगा तो पूरी दुनिया को हम दे सकते हैं। इतना मौका हमारे पास है, क्योंकि नेपियर ग्रास 4 डिग्री से 44 डिग्री के बीच में आता है, जो भारत के पास मुमकिन है, अमेरिका, यूरोप, चाइना चाहे तो भी ये नहीं कर सकता, और इसलिए वो लोग बैटरी की बातें करते हैं। वो विषय भी मैं लूंगा आज। तो कोई भी ऐसी इंडस्ट्री दुनिया में जिसमें ग्लोबल वार्मिंग का सॉल्यूशन, आपके वेस्ट का सॉल्यूशन, एम्प्लॉयमेंट और किसानों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और इकोनॉमिकल सॉल्यूशन, ये चारों सॉल्यूशन किसी एक इंडस्ट्री में हो तो वो रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, और वो ही हमारी इंडस्ट्री है। क्लियर हुआ इतना? अब ये इंडस्ट्री कौन ला, इसके पीछे कौन लोग हैं, ये भी जानना और समझना जरूरी है। इसकी हमारी कंपनी का नाम है मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड। इसके हेड ऑफिस दादर मुंबई में है। ऑन पेपर मीरा शिवाजी गोलब मैडम 90% ओनर है कंपनी के, बट एक्चुअल पर्सन जो इसके पीछे है वो है डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलब सर, जो एडिशनल डेप्यूटी कलेक्टर आज भी है, मुझसे सिर्फ 3 दिन बड़े हैं, 44 ईयर एज है, ठीक है। उनका एजुकेशन है MBBS, पूरे महाराष्ट्र में MD गायनेक में नंबर 1 है, और फिर उनके पास ऑप्शन था कि अमेरिका जाके MD गायनेक में स्पेशलाइज करे और एक अच्छी जिंदगी जिए। मगर उस समय पे उनको लगा कि नहीं, कुछ अच्छा करना चाहिए, और उन्होंने IAS IPS की तैयारी शुरू की। जब वो तैयारी चल रही थी तब एक सेमिनार था ग्लोबल वार्मिंग सब्जेक्ट पे, और वो सेमिनार लेने तब के हमारे राष्ट्रपति परम पूज्य वंदनीय द मोस्ट बिगेस्ट साइंटिस्ट और हमारे राष्ट्रपति पहले के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर और उनके वैज्ञानिकों की टीम आई। उस सेमिनार में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जो कुछ कहा गया, बायोफ्यूल के बारे में जो कुछ कहा गया, उससे डॉक्टर श्याम गोलब सर को लगा यही मेरा जीवन का लक्ष्य, और तब से लेके आज तक जीवन के 20 साल सिर्फ एक ही विषय को समर्पित किया, और वो विषय ये है। आज एडिशनल डेप्यूटी कलेक्टर, एक आदमी जा जाके कहाँ जाना चाहता है? कलेक्टर बनना चाहता है।
बराबर ना, यही उसके जीवन का लक्ष्य होता है। वो आज है, मगर फिर भी सब कुछ होने के बाद पूर्ण जीवन उन्होंने इस विषय को दिया है। आज जब वो छोटे थे तो उन्होंने अपने पिताजी को बहुत यंग एज में खो दिया था। उनकी माताजी ने बहुत कष्ट करके उनको बड़ा किया और उनके परिवार में एक ही चीज़ बताई थी, अगर कुछ बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो उन्होंने अच्छी पढ़ाई की, मगर जब उनके पास ये विषय आया तो उनको लगा कि क्यों ना इसमें आम लोगों को जोड़ा जाए, किसानों को जोड़ा जाए। अब ये जोड़ना कैसे, तो उन्होंने एक मॉडल लिया, वो मॉडल था अमूल मॉडल। आप सबको पता होगा, एक लड़ाई जो एक क्रांति हम कहते हैं वो आज़ादी की क्रांति कहते हैं। उसके बाद आज़ादी के बाद 2 रिवोल्यूशन हो गए। ग्रीन रिवोल्यूशन, अनाज की गुणवत्ता टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अच्छी की फर्टिलाइजर वापरे, तब अच्छे थे बट अब वो बुरे हो गए, हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो गए। तो पर एकड़ प्रोडक्शन हमारा 2, 3, 4 गुना हो गया और हम अनाज में आत्मनिर्भर हुए, उसे कहते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। उसके बाद एक रिवोल्यूशन हुआ, उसे कहते हैं व्हाइट रिवोल्यूशन, मिल्क रिवोल्यूशन। मतलब क्या, तो हम दूध का पाउडर इंपोर्ट करते थे और वो भी एक समस्या थी। तब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने नेस्ले को बोला भाई हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करो, आपको पैसे, आईएएस ऑफिसर टीम जो चाहिए हम देते, हमको दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाओ। अपने लोग अपने पैसे, अपनी गाय भैंस अपने को बेचेंगे, प्रॉफिट कौन लेके जाएगा, नेस्ले। अच्छा है कि बुरा है, बुरा है ना। तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ, बोला ये हम करेंगे, हमको दो इसका मौका। मगर तभी उसके ऊपर किसी को विश्वास नहीं हुआ। तब ना मोबाइल थे, ना सोशल मीडिया था, ना कुछ था। उस जमाने में उस व्यक्ति ने 36 लाख किसानों का संगठन बनाया, उनको गाय भैंस लेने के लिए लोन उपलब्ध कराए, उनका दूध लिया, उसे पैकेजिंग प्रोसेसिंग किया, ब्रांडिंग किया, बेचा उसने। और वो मूवमेंट कहलाती है अमूल मूवमेंट, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, और उसका जनक थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये व्हाइट रिवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर श्याम सर को लगा ये राइट मॉडल है लोगों को जोड़ने का। मगर हमने क्या किया, कोऑपरेटिव मॉडल से कॉर्पोरेट कंपनी बनाई और इस तरह से हम लोगों को जोड़ने की शुरुआत की। डॉक्टर श्याम सर ने साथ साथ डॉक्टर लवेश यादव सर, जो सुपर स्पेशलिटी सर्जन है, एमबीबीएस डॉक्टर है, वो भी अपने उच्चतम शिखर को पहुंचे हुए। सर के बचपन के मित्र है, वो हमारे डायरेक्टर है, वो उनके साथ काम कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एमसीएल की प्राची डोले मैडम, मिस प्राची डोले मैडम, पेट्रोकेमिकल में गोल्ड मेडलिस्ट है और राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम सर के हाथों उनको अवार्ड मिला, गोल्ड मेडल। भारत में अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे ना, बायोफ्यूल फ्लाइट ऑफ इंडिया, तो आईसीएमआर की देहरादून की इंस्टीट्यूट का नाम आता है। उस इंस्टीट्यूट से मैडम जूनियर साइंटिस्ट है और आज एमसीएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। 2010 से लगभग मैडम भी इस मिशन से जुड़े हुए हैं। बताने का उद्देश्य ये है कि ये एक क्रांति की तरह, एक मिशन की तरह ये लोग कर रहे हैं। एक बिजनेस में पैसे कमाने के लिए आया हुआ कॉन्सेप्ट ये नहीं है, क्योंकि कोई भी मिशन या मिशन के पीछे कौन है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ पैसे लेने आया होगा तो पैसे लेगा चला जाएगा, मगर यहाँ पे बहुत बड़ा फर्क है। अब हम कर क्या रहे हैं, हम हर तहसील में एक फैक्ट्री लगा रहे हैं। इस फैक्ट्री को हम कहते हैं एमसीएल बायोफ्यूल एस्टेट। इस फैक्ट्री में शुरुआत में 10 टन बायो सीएनजी, 15 टन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनेगा। धीरे धीरे कैपेसिटी एक्सपांशन होगी, मल्टीपल फैक्ट्री लगेगी और ये फैक्ट्री एमवीपी उद्योजक के द्वारा लगेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पीएम शेख साहब ने एक फैक्ट्री लगाई, पीएम शेख साहब ही बड़े बनेंगे, नहीं। आप सबके लिए मौका है। एमसीएल सबके विकास में विश्वास करती है, इसलिए पहली फैक्ट्री एक्सपांशन होने के बाद जब सरकार को पता चल जाएगा कि इसमें कोई प्रदूषण नहीं है, कोई आवाज नहीं है, कोई धुआं नहीं, उल्टा का ये अच्छा प्रोजेक्ट है, तब हर गांव में इसकी परमिशन मिलना आसान हो जाएगा। आज बहुत दिक्कत है, बहुत सारा खर्चा है, मगर आगे जाके उतना नहीं होगा। तब हर एमवीपी सेंटर के साथ भी इस फैक्ट्री को हमें लगाना है। तो ऐसी मल्टीपल फैक्ट्री के साथ 100 से 500 टन आउटपुट ऑफ बायोफ्यूल और 150 से 1,500 टन आउटपुट ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस फैक्ट्री से, मल्टीपल फैक्ट्री से आपकी तहसील में बनेगा। कम से कम 500 से लेके 2,500 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा और 10 से 15,000, 20,000 किसानों को अलग फायदा मिलेगा बायोफ्यूल, बायोमास फार्मिंग का। इसके अलावा एक बहुत बड़ा विषय जो हम ले रहे हैं वो है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। बात तो सब करते हैं, सुनने पे अच्छा भी लगता है और ऐसा भी लगता है कि करना चाहिए, मगर प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है क्या? सच्चा जवाब है नहीं, ठीक है। और क्यों नहीं, तो बायो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने में सबसे पहले तो बहुत अच्छी गुणवत्ता का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर चाहिए। कहाँ मिलता है? ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड चाहिए, नहीं मिलता है। और इसके कारण, और दूसरा एक है कि ऐसा कहते हैं किसान कि भाई अगर पहली बार हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग किया तो प्रोडक्शन कम हो जाता है, और इन कारणों से किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाता नहीं है। मगर थोड़ा सा केमिकल का नुकसान भी समझ लेते हैं। बीच में मैंने पेपर में आर्टिकल पढ़ा था, भारत में
जो दूध है, दूध की गुणवत्ता और प्लास्टिक में जो दूध पैक होता है, इसके कारण बाय 2025 मतलब 4 साल ही 3 साल, 4 भी नहीं, 3 साल में भारत के 80% लोगों को कैंसर होगा। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, आप ढूंढ लेना यूट्यूब पे, गूगल पे। अगर 80% लोगों को कैंसर हो गया तो कहानी खत्म, देश भी खत्म। मगर ये तो दूध की बात हुई। जब हम खेती करते हैं, यूरिया डालते हैं, सुल्फर डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, बताओ ये क्या है? केमिकल। इसकी मात्रा कितनी बढ़ रही है? पंजाब में भटिंडा से राजस्थान के बीकानेर एक ट्रेन जाती है, उस ट्रेन को कहते हैं कैंसर ट्रेन। वहां पे कौन जाता है पता है? उस भटिंडा के किसान। और वो क्यों जाते हैं? क्योंकि वो पेस्टिसाइड के उपयोग से सब कैंसर ग्रसित हो गए। और ये कैंसर ट्रेन यूट्यूब पे डालो, आपको मिलेगा। जो मैं बोल रहा हूं ना, सब क्रॉस चेक करो। मैं बोलता हूं बोल के मत मानो, आपको सब मिलेगा, तब आपको पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है। आज जो हम यूरिया डालते हैं, फिर बारिश गिरती है, बारिश के साथ वो पानी जमीन में जाता है, और वही जमीन का पानी हम नदी का, कुएं का, बोरिंग का पीने में यूज करते हैं कि नहीं करते? तो उसमें केमिकल आ रहा है कि नहीं? तो क्या होगा भविष्य में बताओ? हम केमिकल वर्ल्ड में जी रहे हैं। अगर इसको नहीं बदला गया तो डॉक्टर, WHO तो बहुत जल्दी कह रहा है, मगर डॉक्टर ऐसे कहते हैं कि आने वाले 10 से 15 साल में घर घर कैंसर होगा। क्या हमको ऐसी परिस्थिति में जाना चाहिए? हमको इससे बचना होगा। हमारी परंपरा में 7 पीढ़ी को हम याद करते हैं, हिंदू परंपरा, बराबर ना? क्यों याद करते हैं? क्योंकि उनकी देन हमें। तो आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देखे जाएंगे? खत्म, विनाश देखे जाएंगे। इससे बचना जरूरी है। और इसलिए हम क्या करने वाले? हमारी इस फैक्ट्री में एक तो बायो सीएनजी निकलेगा, ये बायो सीएनजी गाड़ियों में यूज होगा। दूसरा आपके इंडस्ट्रियल फ्यूल में यूज होगा। तीसरा होटल इंडस्ट्री की कुकिंग में यूज होगा। चौथा डोमेस्टिक कुकिंग में यूज होगा। और पांचवा 1 किलो सीएनजी, बायो सीएनजी या बायोगैस से 3 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, उसमें भी यूज होगा। तो ऐसा नहीं कि इसका एक ही उपयोग है, मल्टीपल उपयोग है, ठीक है। और इसके अलावा जो फर्टिलाइजर निकलेगा वो हमारे किसानों को देके, उन किसानों से जैविक खेती करा के, उसको लेके, उसको प्रोसेसिंग करके हम बेचेंगे। और इसमें किसानों को रोजगार भी मिलेगा, फायदा भी होगा। आज अगर इंडस्ट्री की बात करें, क्योंकि आप लोग वो लोग हो जिनको इसको लीड करना है, इसलिए हर विषय को मैं भले थोड़े में बता रहा हूँ, मगर बताना चाहता हूँ। क्यों बताना चाहता हूँ? कि आपको पता होना चाहिए। आप ही लोगों जो इसका यूपी में प्रचार प्रसार करो। तो इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो रिन्यूएबल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी और रिन्यूएबल फ्यूल 2 इंडस्ट्री है। रिन्यूएबल एनर्जी में हम 3 चीज जानते हैं। सबसे पहले अगर रिन्यूएबल की बात करेंगे तो हाँ, सोलर एनर्जी हमको पता है, सब बोलेंगे। दूसरा होता है विंड मिल, पवन चक्की, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। और तीसरा होता है वेस्ट टू एनर्जी, मतलब कचरे को जला के उसकी भाप में से बिजली बनाना। ये 3 मेजर इंडस्ट्री रिन्यूएबल एनर्जी में। मगर मित्रों, ये तीनों इंडस्ट्री चलती है सब्सिडी पे। सब्सिडी बंद तो इंडस्ट्री बंद। और इससे आगे चाइना हमारा दोस्त है कि दुश्मन है? दुश्मन है। 80% इसके कंपोनेंट हमको चाइना से इंपोर्ट करने हैं। ये बुरा ऐसा नहीं कहूंगा, मगर हमारे लिए वायबल नहीं है। अब कश्मीर में सफरजन की खेती होती है ना, तो कश्मीर में करना चाहिए कि केराकत में करना चाहिए? कश्मीर में करना चाहिए। यहाँ पे उगते, अभी ऐसी प्रजाति आ गई है, मगर क्या उसकी गुणवत्ता वो होगी? बराबर ना? उसी तरह से वायबिलिटी होती है, हर देश की अपनी एक वायबिलिटी होती है। ये सोलर एनर्जी अच्छी होने के बावजूद हमारे लिए वायबल नहीं है। दूसरा आ जाता है बायोफ्यूल। तो बायोफ्यूल का नाम लेते ही लोग बोलते हैं बायोडीजल हमको पता है और वो फेल है, दोनों चीज बता देते, बराबर ना? तो सबसे पहले बता दूं, बायोडीजल आपको पता है वो सही है, बट बायोडीजल फेल नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो बता दो। बायोडीजल मतलब क्या? तो एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट को पेट्रोल इंजन की कंपनियों की मोनोपोली पसंद नहीं थी। उस वैज्ञानिक ने एक इंजन डेवलप किया। उस वैज्ञानिक का नाम था रुडोल्फ डीजल, इसलिए हम उसको डीजल इंजन कहते हैं। और उन्हीं ने इस इंजन को अनाज के तेल पे चला के दिखाया था। 10 अगस्त हर साल वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है, वो उनकी याद में ही मनाया जाता है, बराबर है। और दुनिया को मालूम पड़ा कि अनाज के तेल पे भी गाड़ी चल सकती है, मगर अनाज के तेल पे गाड़ी चलेगी तो आदमी खाएगा क्या? तो कॉन्सेप्ट आया अखाद्य तेल, पॉइजनस ऑयल। जत्रोफा नाम का एक फल आता है, उसका बीज आता है, बीज में तेल निकलता है। करंजी है, गन्ने का वेस्ट है, जिसे अभी इथेनॉल कहते हैं। इसमें से बायोफ्यूल मतलब इथेनॉल बनाना और इसको डीजल या पेट्रोल में जो भी है ब्लेंडिंग करना, 10 से 15%, इस हिसाब से बायोडीजल आया। मगर इसके लिए जितना रॉ मटेरियल चाहिए हमारे पास
नहीं था। तो लोगों ने क्या किया, मलेशिया और इंडोनेशिया ये दो ऐसे देश है जो हमको पाम ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, हम मंगाते वहां से, वहां पे सस्ता पड़ता है। तो पाम ऑयल से 100% बायोडीजल बनाना। मित्रों, पाम ऑयल से 100% बायोडीजल बनाया तो रोजगार कहाँ गया? हेलो, कहाँ गया? पैसे कहाँ गए? अपना क्या फायदा हुआ? बराबर ना? तो अच्छा है मगर हमारे काम का नहीं है, ये समझो आप। उसके बाद बात करते हैं गोबर गैस। वो आपको मुझसे अच्छा पता है, गाय के गोबर को कहीं भी डाल दो तो गैस की बदबू आती है ना उसमें, तो वो गैस है, वो कुदरती प्रक्रिया है। और उसको एक टैंक में डाल के अगर रख दो तो वो प्रोसेस से गैस निकलता है, उसको हम खाना पकाने में यूज करते हैं। मगर वो गैस की प्योरिटी इतनी कम होती है कि उसका पावर कम होता है, और पावर कम होता है इसलिए वो जलने में जो उसका ताप होना चाहिए वो कम होता है। तो नॉर्मल गैस में जो पौने घंटे में होता है, 15 मिनट में होता है, उसमें पौने घंटे में होता है। तो गोबर गैस भी ठीक है बट वो उतना सक्सेस नहीं हुआ। उससे आगे की टेक्नोलॉजी है प्लास्टिक टू पेट्रोल। बहुत बार मुझे लोग बोलते हैं अरे सर अभी तो प्लास्टिक से पेट्रोल बनता है। बराबर है, प्लास्टिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है। प्लास्टिक बनाने के लिए जो ग्रेन्यूल्स बनते हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं। तो उसे फिर से जब गर्म करो, फिल्टर करो तो उसमें से पेट्रोल अलग कर सकते हैं। मगर कितना टन प्लास्टिक लाओगे तो कितना पेट्रोल मिलेगा? और अब तो सरकार प्लास्टिक भी बैन कर रही है, बराबर ना? तो प्लास्टिक का सॉल्यूशन उसमें है, फ्यूल का सॉल्यूशन नहीं है। उससे एडवांस टेक्नोलॉजी ये हमारे पास है। बायोफ्यूल फॉर्म इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। पहले इनऑर्गेनिक बताता हूं। इनऑर्गेनिक में जो जलता है वो चलता है। मतलब क्या? प्लास्टिक, रबर, लेदर, फाइबर, थर्मोकोल, लकड़ा, कपड़ा, कुछ भी, 3 चीज छोड़ के, मट्टी, धातु मतलब मेटल, और कांच मतलब ग्लास, ये 3 चीज में कार्बन नहीं होता, इसको जला नहीं सकते हम। ये 3 चीज छोड़ के आप कुछ भी दो, इसमें से ईंधन बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। हमारे अपने, हमारे मतलब आपके अपने महाराष्ट्र के रायगढ़ के MCL के कोलार के प्लांट में एक रिएक्टर है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मशीन कहते हैं। इसमें बैच वाइज प्लास्टिक, रबर जाता है और 40 मिनट में 2 टन वेस्ट को डायरेक्टली ये क्रूड ऑयल में कन्वर्ट करता है। धरती माता ने जो प्रक्रिया जमीन के नीचे हजारों लाखों साल में की ना, वही प्रक्रिया मशीन में कुछ मिनटों में होती है। और इसको फिल्टर जब करते हैं तो उसमें से जेट फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, नाफ्ता, केरोसिन, ऑयल और वेस्ट होता है बिटुमेन मतलब डामर। ये सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। मगर अगेन पूरे देश का इनऑर्गेनिक अगर हम 100% फ्यूल में कन्वर्ट कर दे तो भी हमारी फ्यूल की जरूरत का कितना परसेंट? 5% दे सकते हैं। तो अगेन इसमें कचरे का सॉल्यूशन है, फ्यूल का सॉल्यूशन नहीं है। इससे एडवांस टेक्नोलॉजी है ऑर्गेनिक वेस्ट या बायो वेस्ट से बायोगैस या बायो CNG। मित्रों, आज आपने देखा होगा कि जहाँ पे CNG के पंप नहीं है वहाँ पे CNG की गाड़ी भी नहीं है। मगर जहाँ जहाँ CNG के पंप लगे ना, वहाँ धनाधन CNG की गाड़ी आ रही है। क्यों आ रही है? CNG सस्ता पड़ता है, माइलेज ज्यादा देता है, बराबर ना? आज पेट्रोल 110 रुपया है मगर CNG समझो 75 भी है तो 1.5 गुना माइलेज देता है। ठीक है, तो ये CNG भविष्य का ईंधन है भारत में, और आज भी हम इंपोर्ट करते हैं। बट सोचो वही चीज आप किसानों के रॉ मटेरियल से होगा तो कितना बड़ा काम होगा। और वो टेक्नोलॉजी डेवलप है, और 4 स्टेज डाइजेस्टर, विश्व की सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी का फुल्ली ऑटोमेटेड प्लांट महाराष्ट्र में मुंबई गोवा हाईवे पे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के कोलाड में मेन रोड पे रेडी भी है और ऑपरेशनल भी है। सिर्फ टेक्नोलॉजिकल ऑटोमेटन सीक्रेट के कारण हम अभी लोगों को नहीं दिखा रहे, क्योंकि हमारे भी कॉम्पिटिटर है। वो आएंगे तो किसानों का भला नहीं करने आएंगे, वो अपनी जेब भरने आएंगे, और इसलिए कुछ समय तक हमको उसको छुपा के रखना है। बट आने वाले 6 महीने साल भर में पूरे गांव दिखेंगे ये प्रोजेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब MCL ने किया है। जैसे आप सबको एक कहानी पता होगी, थॉमस अल्वा एडिसन। कितने लोगों को पता है? हाथ ऊपर करें। बल्ब की खोज किसने की थी? बराबर ना? अब एडिसन साहब लेबोरेटरी में गए और बल्ब बना के बाहर आए क्या? उनको टाइम लगा ना। ऐसा कहते हैं कि 9,999 प्रयोग उन्होंने किए। कितने? और 10,000वें प्रयोग में उन्होंने बल्ब बनाया। तो एक व्यक्ति उनके पास गया, बोला सर आपने 9,999 प्रयोग किए, आप फेल हो गए, आपको कैसा लगा? बराबर ना? तो एडिसन साहब ने कहा कि 9,999 बार में फेल हुआ ऐसा आपको लगता है, मगर मुझे यह लगता है कि 9,999 ऐसे तरीके हैं जिससे बल्ब नहीं बनता। ये 10,000वां तरीका है बल्ब बनाना है, तो ऐसे बनाओ। तो अब आप वापस प्रयोग करने जाओगे कि उनके तरीके से बल्ब बनाओगे? बराबर ना? तो सेम चीज डॉक्टर श्याम गोलब सर को पता है कि इस इंडस्ट्री में काम कैसे करना है।
और वही वो हमको सिखा रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री हम डेवलप कर रहे हैं पूरी की पूरी। टेक्नोलॉजी की भी आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। आप लोग में से कुछ इंजीनियरिंग साइंस के हो सकते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं होंगे, मैं भी नहीं हूँ। मेरे लिए भी बायोफ्यूल या फ्यूल जीरो था। मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, 3 MBA की डिग्री रखता हूँ, 4थी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा सब्जेक्ट साइंस या इंजीनियरिंग नहीं था। बाई प्रोफेशन बिल्डर हो, रेती सीमेंट और दादी से मतलब उससे लेना देना था। बट शाम सर के थैंक्स टू हम आज इसमें मास्टर बन गए। तो टेक्नोलॉजी भी मैं बताता हूँ। आज इंडिया में बायो CNG या बायोगैस नहीं बन रहा, ऐसा नहीं है, बन रहा है। इसका मॉडल है बार्क मॉडल, BARC, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। सिंगल डाइजेस्टर टेक्नोलॉजी। एक बड़ा सा टैंक होता है, मेजर केस में उसमें गोबर जाता है गाय का, और वो गोबर से गैस बनता है 60 to 90 डे में। उसको फिल्टर करके उसमें से CNG बनता है। अब इसमें लिमिटेशन क्या है, 60 से 90 दिन लगते हैं प्रोसेस को, पहला। और दूसरा, सिर्फ गोबर चलता है। आज गोबर के बहुत सारे यूजेस हैं। अभी आपको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं। वैदिक पेंट श्री गडकरी जी ने लॉन्च किया है। खादी ग्रामोद्योग जयपुर में उसकी ट्रेनिंग होती है। गाय के गोबर से अब पेंट बन रहा है, डिस्टेम्पर और इमल्सन, और आज के पेंट से आधी कीमत में। आपके पास अगर गाय है, मैंने कल यूपी में सुना कि लोग गाय जब दूध नहीं देती है तो पाल नहीं पाते तो छोड़ देते। लोग वो गाय को पकड़ पकड़ के लेके आएंगे, क्योंकि उससे भी महीने को नहीं साल को इनकम हो। तो गाय का भी ध्यान रहेगा और इनकम भी होगी। ये वैदिक पेंट लॉन्च हो चुका है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आज गोबर से बनते हैं। तो कल को अगर गोबर नहीं मिला सफिशिएंट मात्रा में, तो क्या फैक्ट्रियां चलेगी? नहीं ना। दूसरा, गोबर के अंदर 90% पानी होता है और 10% ड्राई मैटर होता है, मतलब ठोस। जो गैस बनता है ना, वो ठोस से बनता है, पानी से नहीं बनता। तो प्रोडक्शन भी कम आएगा। इससे एडवांस टेक्नोलॉजी जर्मनी के पास है, 2 स्टेज डाइजेस्टर। तो जर्मनी में मक्का जो होता है, भुट्टा कहते हैं ना आप, भुट्टे से बायो CNG बनाते हैं। जर्मनी में 16,000 बायो CNG की फैक्ट्री है। तो हम जो बता रहे हैं ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहे, जो है वो ही बता रहे। सिर्फ आपको शायद वो पता नहीं होगा, इसलिए आपको नया लग रहा होगा। वहां पे ग्रिड है, गैस ग्रिड। आप गैस बनाओ, ग्रिड में छोड़ दो, आपका बिल बनेगा, आपको पैसा मिलेगा। लाइन कट गई, क्या चालू करिए? नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बन गया बीच में। अब गैस ग्रिड का भी अनाउंसमेंट हो गया। तो भारत सरकार को पता है कि ये भविष्य है, और इसलिए 2018 में बायोफ्यूल पॉलिसी बनाई। और बायोफ्यूल पॉलिसी बना के सरकार ने ये कहा कि किसानों को कि आप लोग ये करो। बट अकेला किसान ये कर सकता है क्या? टेक्नोलॉजी लाना, पैसे लाना, सिस्टम बनाना, माल बेचना। और इसकी पॉलिसी का नाम है सतत, सस्टेनेबल अल्टरनेट टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट। मगर MCL किसानों को साथ में लेके काम कर रहा है। और ये पॉलिसी बनाने का मुख्य कारण क्या था पता है? 2016 में पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं इसे, जिसमें हर देश को एक टारगेट दिया गया कि आपको अपना प्रदूषण कम करना है। भारत का टारगेट क्या था पता है? 2005 में हम जितना प्रदूषण करते थे ना, उससे 35% कम करना है। 2005, अभी क्या चल रहा है? 2022। अभी मैं 21 बोलता था, 22 आ गया, पता भी नहीं चला, बराबर था। तो 2022 में अगर 2005 से 35% कम करना था, तो 2022 से 135% कम करना पड़ेगा, तब हम इस पे आएंगे। तो गवर्नमेंट इज अंडर प्रेशर, और गवर्नमेंट चाहती भी है कि काम हो। तो सेंटर का, केंद्र सरकार की बायोफ्यूल पॉलिसी के कारण इसका बहुत बड़ा फायदा है। अभी पॉल्यूशन में प्रॉब्लम आ रहा था, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट में इसे कोई ऑरेंज दे रहा था, कोई रेड दे रहा था, कोई ग्रीन दे रहा था, गाइडलाइंस नहीं थे। अभी रिसेंटली सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने गाइडलाइन जारी की, जिसके अंतर्गत इस कैटेगरी के प्रोजेक्ट को वाइड दे दिया गया है। नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री, जीरो वाटर जीरो डिस्चार्ज। हमारी फैक्ट्री में ना कोई वास है, ना धुआं है, ना वेस्ट है, कुछ भी नहीं, 100% ग्रीन फैक्ट्री है ये। तो ऐसी फैक्ट्री को वाइड दे दिया गया। तो अब ये चीजें लेके सरकार भी आ रही है, हम भी आ रहे, आप भी आ रहे। अब ये करने में फैक्ट्री तो PM शेख साहब ने और आप लोगों ने जिम्मेदारी उठाई है, मगर उसके साथ साथ हर ग्राम पंचायत लेवल पे एक सेंटर बन रहा है, जिसे हम कहते हैं MVP सेंटर। MVP सेंटर का सिंपल मतलब क्या है? तो MCL के बिजनेस के लिए, या ऐसे कहूँ कि MCL की क्रांति के लिए उस ग्राम पंचायत का आवश्यक हर काम करना। मतलब क्या? बायोमास फार्मिंग करवाना, जरूरत पड़ेगी तो प्रोसेस करना, नहीं जरूरत पड़ेगी तो डायरेक्ट जाएगा फैक्ट्री में। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देना, ऑर्गेनिक खेती करानी, वो लेना, वो सप्लाई करना,
हर गांव की अपनी विशेषता होती है, कहीं पे चूड़ी बनती है, कहीं पे शाल बनती है। वाराणसी में जैसे हमने देखा है, वाराणसी की सिल्क की साड़ियाँ, ये चीज़ों को प्रमोट करना, MCL को सप्लाई करना, ये सारा काम उस MVP सेंटर से होगा। इस MVP सेंटर की जॉइंट वेंचर फी 1.5 लाख रुपया है। आज MCL के प्रमोटर कोटा शेयर मिल रहे हैं। मीरा मैडम के अकाउंट में क्यों देते हैं? क्योंकि अभी IPO में नहीं आई कंपनी। IPO के पहले प्रमोटर कोटा शेयर होते हैं, और प्रमोटर कोटा शेयर लेने हो तो प्रमोटर को पैसा देना पड़ता है। तो वो 1.5 लाख रुपए मीरा मैडम को जाते हैं। 5,000 शेयर 2 से 3 महीने में डॉक्यूमेंटेशन करके आपके डीमेट अकाउंट में आते हैं। ये आपको IPO तक रखने हैं। IPO 3 से 6 साल में आएगा, और जब आएगा तब 200 से 500 फैक्ट्रियाँ MCL की रनिंग होगी। तब ये शेयर जो आज 30 रुपये में आपको दे रही है, वो कम से कम 1,000 प्लस जाएगा। तो आपकी कीमत जो 1.5 लाख है, वो 50 लाख रुपए देके जाएंगे। मैं बोलता इतना नहीं हुआ, नेगेटिव सोचते हैं, 300 रुपया ही हुआ तो भी 10 गुना रिटर्न मिलेगा। बट ये शेयर्स लंबे समय तक चलने वाले नहीं है, क्योंकि इसका एक रूल होता है, नियम होता है, लिमिटेशन होता है, तो बहुत जल्द बंद हो जाएगा। तो जिनको शेयर का बेनिफिट लेना हो वो बिंदास अभी ले लें। जिनको डर लगता है वो वेट एंड वॉच करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई घाई नहीं। अब ये MVP सेंटर में आगे जाके इस तरह की फैक्ट्री भी लगाएगी MCL, और उसका इन्वेस्टमेंट जो भी होगा 20, 25, 50 करोड़ ये भी MCL करेगी। और ये फैक्ट्री में आप लोग रहोगे MVP पे मालिक। शुरुआत में जब फैक्ट्री चालू होगी, उसके बाद MVP सेंटर चालू होंगे, 25-30 हज़ार रुपया महीना इनकम होगी। मित्रों, 1.5 लाख रुपये अगर आपने बैंक में रखे हैं तो सालाना कितना ब्याज आता है, कोई बताएगा मुझे अंदाजन? 15,000 करीब। 15,000 मतलब 10% सालाना। अगर ये 1.5 लाख के शेयर भी मिलते हैं और ये चालू होने के बाद महीने को 25-30 हज़ार रुपया मिलता है, तो अच्छा है कि बुरा? अच्छा है ना। मगर ये जाएगा कहाँ पता है? कम से कम 3-4 लाख रुपया महीना। MVP सेंटर ये फेज है। देखो यहाँ पे कोई जादू नहीं हो रहा, और यहाँ पे कोई खाली पुकाव भी नहीं पकड़े। जो प्रैक्टिकल है वही हम बताएंगे। इसको एक प्रोसेस है, पेशेंस है। आने वाले 1.5 से 2.5 साल में ये सब होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। अब ये आप लोगों पे निर्भर करता है, आप चाहो तो ये जल्दी हो सकता है, मगर वो आपके सहयोग के ऊपर। अगर आप शेख साहब को ज़्यादा सहयोग करोगे तो ये हम 6 महीने में भी चालू कर देंगे, क्योंकि कंपनी टेक्निकली रेडी है 1,000 फैक्ट्री के फंड के साथ। हम 200 बोल रहे हैं क्योंकि लोगों को पचा नहीं रहा है, 200 भी पचाना भारी पड़ रहा है, तो हम 200 बोल रहे हैं, मगर हम 1,000 के लिए भी तैयार हैं। वो भी आपको चाहिए तो मैं क्लियर कर दूंगा कि कैसे तैयार है। अब ये फैक्ट्री के ये MVP सेंटर ये हर गांव में एक ही देना है। अब यहाँ पे शुरुआत है ना, तो अभी लोगों को कीमत नहीं पता। महाराष्ट्र में जाके पता करो, एक MVP जो 1.5 में दिया ना, आके बोलता है भाई 10 ले ले, मेरे को दे। तालुका वाले को 50 लाख 1 करोड़ रुपए देते, बोले दे दे, मगर वैसी सिस्टम MCL में नहीं है, हम देने नहीं देते। आपने लिया आपको, नहीं तो छोड़ो, शेयर लो, ठीक है। तो ये मौका है डबल बेनिफिट का, शेयर भी मिलेंगे और सेंटर भी मिलेंगे। इसके बाद अब आप लोगों में से बहुत लोगों को सर ने बताया किसान जोड़ने, हमको किसान जोड़ने, मेंबर बनाना है। अब ये मेंबर है ना, ये भारत में एक नेगेटिव वर्ड है। मेंबर का नाम आया कि नीचे से जमीन, हकीकत है ना? झूठ बोल रहा हो तो बताओ, मुझे पता है। देखो मैं जाता हूँ ना भारत में, मैं भारत के हर राज्य में लगभग ट्रैवल करता हूँ, तो लोग हर राज्य में सर हमारे यहाँ पे है ना बहुत अलग समस्या है। तो बताओ क्या है? सर यहाँ पे इतना चीटिंग हुआ है ना कि साला कोई पैसा ही देने को तैयार नहीं हुआ। और मजे की बात क्या होती है, जहाँ जाता हूँ वहाँ सवाल यही होता है, हर जगह का एक ही रोना है कि सर पैसे लिए भाग गए। हकीकत है कि नहीं? सही बात। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो एक MCL है, एक हमारी MCL बायोफ्यूल स्टार्टअप कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, और एक कंपनी जिसे हम कहते हैं किसान उत्पादक कंपनी, कानून के मुताबिक उसे कहते हैं FPC, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। और हमारा नाम उसको दिया गया है MCL प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि उसको MCL से कनेक्ट है ऐसा बता सके, ठीक है। अब ये किसान उत्पादक कंपनी का एक एक्ट ही अलग है, कानून ही अलग है। भारत में काम करने के 2 प्रकार हैं, एक कोऑपरेटिव मॉडल और एक कॉर्पोरेट मॉडल। कोऑपरेटिव में कुछ अच्छे मुद्दे हैं, कॉर्पोरेट में भी कुछ अच्छे मुद्दे। मगर कॉर्पोरेट में क्या होता है, जिसके पास 51% शेयर है वो उसका मालिक, बराबर ना। और कोऑपरेटिव में क्या होता है, सब लोग मिलकर उसे चलाते हैं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। मतलब क्या, इसका रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव में नहीं होता है, कॉर्पोरेट लॉ में होता है, ROC में होता है। इट इज जस्ट लाइक अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कुछ लिखा है वो सारा बिजनेस कर सकती है, लीगली पार्टनरशिप कर सकती है, जॉइंट वेंचर कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। बट इसका मालिक एक व्यक्ति बन के नहीं रह सकता,
वोटिंग राइट से इसके मालिक बदलते सर, मतलब मैनेजमेंट बदलते, मालिक नहीं बोलते तो मैनेजमेंट बदलते रहते। और ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हमारे जौनपुर तहसील की कंपनी का नाम है न्यू विजन ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, बराबर ना। ये कंपनी आरओसी के अंदर रजिस्टर्ड है सबसे पहली बात। इसका एक अलग बैंक अकाउंट है और ये अकाउंट का मैनेजमेंट वाले किसी के पास हो, इसका मालिक कोई नहीं है। ये पैसे पर्सनल यूज के लिए खर्च नहीं कर सकता कोई, उसमें आएगा, उसको शेयर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसका आरओसी कंप्लाइंस होगा, ऑडिट होगा, सब कुछ करना होगा। और सबसे मजे की बात, एमसीएल ये पैसे लेती ही नहीं है। एमसीएल को ये पैसे से फैक्ट्री लगानी नहीं है। 10, 15, 20 लाख रुपए लगेंगे, आएंगे, उसमें से नहीं बनेंगे तो मैं फायदा कैसे दूंगा उनको। और इसलिए मेंबर बनाने के लिए मिनिमम हमने 100 रुपया प्रोसेसिंग, 10 रुपये का एक शेयर, 50 शेयर लो, 100 शेयर लो, आपकी मर्जी से, बराबर। सर ने तो बहुत नॉमिनल रखा है, 150 रुपये में मेंबर बना रहे, बराबर ना सर। 150 में, कहीं पे 1000 में बने। और हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1-1 लाख के शेयर लिए। अब ऐसा करने का कारण क्या, वो भी आगे बताता हूँ। अब ये जो सदस्य बनेंगे, ये पैसा इस फार्मर प्रोड्यूसर के बैंक अकाउंट में जाएगा, उसमें ही रहेगा, उसमें से इस एफपीसी के लिए खर्च हो सकता है, बाकी कहीं नहीं होगा। और जब फैक्ट्री में आपकी ज्वाइंट वेंचरशिप होगी, तब वो पैसा फैक्ट्री में निवेश होगा और उतना स्टेक, उतना शेयर उस फैक्ट्री का आपकी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को मिलेगा, मतलब आपको मिलेगा। दूसरा, 500 से 2500 लोगों को रोजगार मिलना है। ये रोजगार मैं किसको दूंगा, हमारे मेंबर को, बराबर। बायोमास फार्मिंग शुरुआत में 100 लोगों से होगा, आगे 10,000 लोग करेंगे धीरे धीरे। ये किससे कराऊंगा, मेंबर से। मुझे फ्री में मेरा फर्टिलाइजर पहले देना है, उनसे खेती करानी है, फिर वो लेना है, उसमें से पैसे काटना है, तो उसका डेटा बीटा सब होना चाहिए। किसको दूंगा, किसानों को। कंपनी आप सबको एक डिस्काउंट कार्ड देगी, ये बहुत मजेदार चीज है। एक जमाने में एमसीएल में 10 लाख भरने को कोई तैयार नहीं होता था। जब हमने शुरुआत की ना, तो बोलते थे पागल हो गया है। हम एग्जीबिशन में बोलते थे, मराठी में बोलते थे वहां पे, गवतापासून सीएनजी, मतलब घास से सीएनजी, तो लोग हंसते थे, पागल हो गया, घास से सीएनजी बनता है क्या कभी, ऐसा होता था। जब गडकरी जी के वीडियो आने लगे ना, अब तो नेपियर घास से सीएनजी बने, तो हमको ढूंढ रहे हैं कि भाई कहाँ है, बताओ, इनको पकड़ो जरा, इसके साथ काम करते। मगर वो बुक हो गए, महाराष्ट्र के तालुके बुक हो गए। तो अब ये वाला जो था, तो अब हम ये कर रहे हैं, तो आप सबको डिस्काउंट कार्ड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, कल को केराकत में हमारे सीएनजी की फैक्ट्री लगी और उस सीएनजी पे आपको 1% डिस्काउंट आजीवन मिल रहा है, तो पूरे जीवन में कितना डिस्काउंट लोगे आप, लाखों रुपए। आपने भरे कितने पैसे, कितनी बार भरे सर, एक ही बार भरे। कितनी बार डिस्काउंट लोगे, ऐसा थोड़ी होता है, एक बार पैसा भरोगे तो एक ही बार डिस्काउंट होना चाहिए ना, ऐसा नहीं है। आज जीवन फायदा मिलेगा, एमसीएल के हर प्रोडक्ट पे मिलेगा। बताओ, 150 रुपए के सामने कोई इतना देता है। और यूपी में तो मैं जानता हूँ कि महीने के पान और तंबाकू में शायद इससे कई गुना ज्यादा पैसे, और वो पूछता है 150 रुपए लेके भाग गए तो पूछता है कि नहीं पूछता है, हाँ? तुमको बोला मैं पान मावा खा के क्या मजा आता है, बता मुझे यहाँ पे क्या। तो ये वाली बात है। और इन सबसे ऊपर मित्रों, हर सरकार अपने इलाकों के विकास के लिए काम करती है, मगर उसके लिए फंड लगता है, और वो फंड हमारे देश के पास लिमिटेड है, क्योंकि 7 करोड़ लोग 140 में से टैक्स भरते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, तो रिवेन्यू हमारा कम है, और ये रिवेन्यू कम है तो विकास कम होगा। हमारी फैक्ट्री, उसमें से जो प्रॉफिट एमसीएल के हिस्से का होगा, किसान उत्पादक कंपनी का अलग, बाकी की टीम का अलग, एमसीएल के प्रॉफिट का 20% हर साल आजीवन इस तहसील के विकास के लिए और किसान सदस्यों के, उनके परिवार के भले के लिए खर्च होगा। इसमें जोरदार ताली होनी चाहिए। ये पैसे हर गांव में लाइब्रेरी बनाने के लिए, हर जगह पे अच्छी स्कूल की सुविधा करने के लिए, मेडिकल बेनिफिट के लिए। अगर एक बच्चा, आप कितने ही किसान, आप में से भी शायद कोई होगा या आप किसी को जानते हो कि जिसने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ी होगी क्योंकि पैसे नहीं थे। अगर ऐसे किसी बच्चे को हमने स्कॉलरशिप दी और वो अगर आगे बढ़ गया, तो उसकी 7 पीढ़ी आगे बढ़ जाए, बराबर था। हमारे देश में ऐसे सोने हैं, ऐसे हीरे हैं जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आ सकते हैं, सिल्वर मेडल जीत के आ सकते हैं, मगर उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, क्योंकि हर जिले में क्या एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, वो बनाना है, वो हम बना सकते हैं। और ये सारा काम हम हमारे सीएसआर फंड से कर सकते हैं। शुरुआत में जब ये होगा, तब 2 करोड़ रुपया सीएसआर फंड होगा, 20-25 मतलब रफली। जब 100 टन आउटपुट पे जाएगा 20 करोड़, अगर हम 500 टन आउटपुट पे सब मिलके जाते हैं तो 100 करोड़ रुपया हर सालाना सीएसआर फंड होगा। कौन सी चीज हम नहीं कर सकते, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के हम ये काम करेंगे, मगर हमको पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक चमत्कार इस इंडस्ट्री से होने जा रहा है, और ये आपके पैसे से आपका काम होगा।
हमको किसी से लाने नहीं, ना अमेरिका से मांगना है, ना किसी से डोनेशन मांगना है। ये CSR फंड का फायदा है। अगर इतने फायदे मिल रहे हैं तो क्या ऐसे विजन मिशन को आपको साथ देना चाहिए? क्या लगता है आपको? हाँ कि ना? देना चाहिए। आप लोग देंगे? बिल्कुल देंगे, मुझे भी विश्वास है आप देंगे। अब आपके मन के यक्ष प्रश्न का निवारण कर देता हूँ, फिर मुद्दे पे आता हूँ फाइनल, कि भाई सर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, 55 करोड़ की एक फैक्ट्री, आप 200 फैक्ट्री 1000 फैक्ट्री की बातें करते हो, पैसा कहाँ से आएगा? बराबर ना? क्योंकि यहीं पे लोग डरते हैं, अरे पैसा नहीं आएगा, फैक्ट्री नहीं लगेगी तो काय का हमारा भला होगा, और इसलिए लोग 150 रुपये का मावा खा जाते हैं, मगर 150 रुपये देने को डरते हैं। बराबर ना? यही कारण होता है ना। तो देखो, समझो पहले कि कोई भी इंडस्ट्री को पैसा कब आता है वो पहले समझना होगा। उदाहरण देता हूँ, अभी रियल एस्टेट मार्केट में, बिल्डर हूँ तो कंस्ट्रक्शन का उदाहरण देता हूँ। रियल एस्टेट मार्केट में जब तेजी थी तब 50 करोड़ से 500 करोड़ के पूरे देश में कितने प्रोजेक्ट चल रहे होंगे? 5-7 हजार प्रोजेक्ट चल रहे होंगे। उनको पैसा मिलता था? मिलता था ना? क्यों मिलता था? क्योंकि उसमें प्रॉफिट था। तो सिंपल समझो कि उस बिजनेस को पैसा मिलता है जिसमें प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट अगर प्रोडक्शन वाला बेस्ड बिजनेस है तो क्या देखा जाता है? सबसे पहला, जो प्रोडक्ट बनना है उसका रॉ मटेरियल है कि नहीं? तो नेपियर ग्रास आप लोग दोगे कि नहीं? मिलने वाला है, जितना चाहिए उससे ज्यादा मिलने वाला है। दूसरा, टेक्नोलॉजी करनी बिरनी नहीं है, हो चुकी है, टेस्टेड है, ट्रायल हो चुका है, प्रोडक्ट रेडी है। मैं आपको अंदर का सीक्रेट बताता हूँ। करनाल में ऑलरेडी एक प्लांट हमारा 4 साल से चल रहा है, सिर्फ अभी हम बता नहीं रहे। जिसको ढूंढना है वो ढूंढ लेना, मिल जाएगा। मैं क्लू दे रहा हूँ, बताऊंगा नहीं, ठीक है? जिसको ढूंढना आता है वो ढूंढ लेना। करनाल में एक प्रोडक्ट हमारी टेक्नोलॉजी का ऑलरेडी प्रोडक्शन। अब तीसरा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो बिकेगा कि नहीं? अब बताओ, CNG जो गाड़ी में लगेगा, इंडस्ट्री में लगेगा, होटल इंडस्ट्री में लगेगा, घर के कुकिंग में लगेगा, जिससे बिजली बनेगी, ये लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर हम सब मिलके, टाटा, अंबानी, अदानी, बिरला, ये वो, आप, मैं, सब मिलके अगर 10,000 फैक्ट्री बना देना इंडिया में, कितनी? 10। उसके बाद हम 100 मिलियन मैट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर, 100 MMSDM CNG डेली बना सकते हैं। कितनी फैक्ट्री लगने के बाद? आज की रिक्वायरमेंट क्या पता है मालूम है? 400 MMSDM। भविष्य की क्या है मालूम है? 800 MMSDM। और उससे ज्यादा हुआ तो हम, भारत भविष्य का ओपेक कंट्री बनेगा। हम दुनिया को देंगे, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल, इसका वातावरण, इसकी जमीन, इसके लिए लोग, ये हमारे पास है। अमेरिका, यूरोप, चाइना के पास नहीं है। ये हमारा मौका है। तो आप सोचो कि ऐसी इंडस्ट्री को फंड मिलेगा कि नहीं। अब और आगे बता दो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, 2 बैंकों को निर्देश किया है, CBG प्रोजेक्ट को 50 करोड़ तक का फंडिंग दो। हम वो फंडिंग नहीं ले रहे, वो अलग बात है, मगर फंडिंग तो बैंक भी देने को तैयार है, इक्विटी इन्वेस्टर तैयार है। पेरिस एग्रीमेंट के तहत लाखों करोड़ का नहीं, अरबों करोड़ का फंड रिजर्व है, ग्रीन बॉन्ड फंड। तो पैसे इस इंडस्ट्री का प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि किसानों के साथ, और ये व्यवस्था MCL आप लोगों के साथ मिलकर कर रही है, इसलिए इस इंडस्ट्री में फाइनेंस कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आज का स्टेटस क्या है? 600 प्लस प्रोजेक्ट MCL ने टाई अप किए हैं, जिसमें से 200 प्रोजेक्ट को हमने आइडेंटिफाई किया है, जिन्होंने अपने सदस्य बना लिए हैं 15,000 और जमीन के प्रोसेस में है। इसमें से 35 प्रोजेक्ट ऐसे जिनकी परमिशन आ गई है, उनका वॉल कंपाउंड, उनका सिक्योरिटी केबिन और उनका कॉम्प्लेक्स का मेन गेट, इसका काम चालू हो चुका है 26 जनवरी से। आने वाले 2022 के अंत के पहले हमारा टारगेट है 200 फैक्ट्री प्रोडक्शन में होगी। उसके बाद लोग लाइन लगा के आएंगे, जैसे आज महाराष्ट्र में आ रहे हैं। मिलेगा नहीं, क्योंकि MVP एक बार किसी को दे दिया तो दे दिया, फिर बदला नहीं जा सकता। तालुका प्रोजेक्ट एक बार दे दिया तो फिर बदला। किसानों को हम हमेशा जोड़ेंगे, चाहे आप आज आओ, कल आओ, परसों आओ, तरसों आओ, नरसों आओ, मत आओ, हमारा गैस तो लेना ही पड़ेगा। तो आप हमारे हो और हमारे रहोगे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। मगर कौन जितना जल्दी आएगा उतना ज्यादा बेनिफिट वो पाए, ये सिंपल सा प्रोड्यूसर है। तो फाइनेंस के बारे में भी क्लियर हो गए। अब सबसे महत्व का विषय बताता हूँ। अभी तक तो मैं बिजनेस पे बात कर रहा हूँ, ये हमारा बिजनेस है, इसमें इनकम होगी, प्रॉफिट होगा, काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, वातावरण का होगा, इकोनॉमी का होगा। ये सबसे आगे की एक चीज है। MCL को हम क्रांति कहते हैं। MCL इज अ रिवोल्यूशन। मित्रों मुझे बताओ, आप सब लोग बिस्किट खाते हो? अलग अलग कंपनी के, आप या आपके घर के लोग, पार्ले जी के होंगे या दूसरे बिस्किट होंगे, गुड्डे होंगे, क्रैक जैक होंगे, मारी होंगे। ये सारे बिस्किट का रॉ मटेरियल कौन देते? कौन?
जोर से बोलिए। किसान। आप सब मानते हो किसान देता है? आप लोगों को भाव नहीं मिल रहा है, आप लोग लॉस में हो, और जो कंपनी आपके प्रोडक्ट से माल बना के बेच रही है वो अरबों खरबों की है। ऐसा क्यों? अगर खेती में फायदा नहीं है तो फिर ये कैसे अरबोपति बन रहे हैं? 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ की कंपनियां कैसे बन रही है? प्रोक्टर एंड गैम्बल, नेस्ले, बाकी की कंपनियों की मैं बात कर रहा हूं। प्रॉब्लम ये है कि किसान प्रोडक्शन तो करता है मगर उसको स्टोरेज नहीं करता, उसको प्रोसेस नहीं कर सकता, उसे मार्केट नहीं कर सकता, और इसलिए जो उसका एक्चुअल बेनिफिट मिलना चाहिए वो किसान को नहीं मिलता। एमसीएल वो व्यवस्था कर रही है कि आप ही के प्रोडक्ट को आप ही के गांव में आप ही के द्वारा प्रोसेस करेगी और इंडिया में और पूरी दुनिया में देगी, और वो भी ऑर्गेनिक देगी। ये सबसे बड़ी बात है। तो ये जब होगा ना तब किसान के घर में सुख खुशहाली आएगी, तब किसान के घर में पैसा आएगा, तब तक नहीं आने वाला है। ये हम कर रहे हैं, इसलिए हम इसे क्रांति कहते हैं। मित्रों, आज भारत की परिस्थिति देखिए। अभी देखो, रोज सुबह हम न्यूज में सुबह दोपहर शाम देखते हैं तो रशिया यूक्रेन, जो कि पहले रशिया का ही पार्ट था, उसके बीच में लड़ाई, जंग छिड़ने की कभी भी संभावना है। एक बाजू रशिया, चाइना, यूक्रेन है, एक बाजू में अमेरिका और नेटो के सारे देश है। अब इसका मुख्य कारण क्या है पता है? यूक्रेन में गैस का सबसे बड़ा खजाना है। दुनिया में जो 90% युद्ध हुए ना वो ऑयल एंड गैस के लिए हुए। ईरान युद्ध, इराक युद्ध, बहाने अनेक, कारण एक, ऑयल एंड गैस पे कंट्रोल। आज भी हम किसी एक चीज में दूसरे पे, अगर हमको भारत को मजबूत बनाना है, खुशहाल बनाना है, तो हमको हमारी जरूरत के लिए आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। बराबर ना? एक ही चीज है जिसमें हम आज भी आत्मनिर्भर नहीं है, वो है ईंधन। बराबर ना? अगर इसमें आत्मनिर्भर बने तो ही हम विकास कर सकते हैं। अगर भारत की आज की सिचुएशन आप देखो, ठीक है, तो आजादी के पहले क्या था? हम पे दूसरे लोग राज कर रहे थे, मगर उसके पहले 5000 साल तक दुनिया का बिजनेस का 60% इंडिया कंट्रोल करता था, और वो किसके दम पे करता था? किसानों के दम पे करता था। हमें कोई बोलता है अंग्रेजों ने हमको लूटा, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, लूटा, तो क्या लूटा? उसने हम बोलते सोना लूटा, हीरे लूटे, जवाहरात लूटे। नहीं, उन्होंने हमारी खेती लूटी, हमारी कृषि को बर्बाद करके गए। हम कृषि के कारण दुनिया में नंबर 1 थे। सोना आता था तो कृषि के कारण आता था, बराबर ना? तो कृषि पूरी बर्बाद करके गए। उनकी कॉटन मिलों के लिए उन्होंने हमारा पूरा पैटर्न बदल दिया। पहले के जमाने में हर गांव अपनी पूरी जरूरत पूरा करता था। आज भी उत्तर प्रदेश में ऐसे कुछ गांव है जहां पे लगभग उनकी 70-80% जरूरत पूरी हो जाती है। तो ये मॉडल था हमारा आत्मनिर्भर गांव। आत्मनिर्भर गांव थे तो आत्मनिर्भर भारत था। मगर गांव ही आत्मनिर्भर नहीं होगा तो भारत कहां से आत्मनिर्भर होगा? आज अगर हम भारत की परिस्थिति को देखें तो हमारे सिर के ऊपर कौन है? चाइना। चाइना कंट्रोल करना चाहता है श्रीलंका को, चाइना कंट्रोल करना चाहता है नेपाल को, चाइना निगलना चाहता है भूटान को। चाइना हमारा सिर ऑलरेडी उड़ा चुका है। हम प्राउड से कुछ भी कहे, मगर जो हकीकत है वो है। आज हमारा कई हिस्सा उनके पास पहले के है, और अभी और वो अरुणाचल को भी लेना चाहता है। चाइना आज टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और मिलिट्री में बहुत स्ट्रांग है। ऐसा नहीं कि हम भी के, बट वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बराबर ना? उसने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, सब बढ़ाया। चाइना कहीं ना कहीं पाकिस्तान को डोमिनेट कर रहा है। पाकिस्तान हमारे साथ हर बार लड़ने को तैयार है। आज अफगानिस्तान, जिस देश में तालिबान राज करते थे, 9/11 का जो हमला हुआ अमेरिका में ट्विन टावर पे, अमेरिका की सेना गई, लड़ी, जीते, सालों साल सेना बनाई, और वो सेना कुछ ही दिनों में तालिबान के सामने घुटने टेक के भाग गए। आज तालिबान के पास जब बंदूकें नहीं थी, आज उनके पास मिसाइल है, फाइटर जेट है, सेना है, सब कुछ है। आज नहीं तो कल वो तालिबान पाकिस्तान में घुसेंगे कि नहीं घुसेंगे, और पाकिस्तान में घुसे मतलब हमारी बॉर्डर पे आए। ये सारी परिस्थिति को अगर हमको हैंडल करना है तो हमको इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, और उसका एक ही रास्ता, वो है ईंधन क्रांति, और इसलिए ये करना जरूरी है। मित्रों, किसानों की समस्या से लेके देश की समस्या, सबका अगर निवारण है तो इस ईंधन क्रांति में है, और ये हमको करके दिखाना है। और इसलिए मैं कार्तिक रावल, हमारे पूरे एमसीएल परिवार की तरफ से आप सबका इस ईंधन क्रांति में हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच। के बाद भी हो सकता है आपके मन में कोई प्रश्न रह गया हो जिसके कारण शायद आप काम ना करो, तो दिल से वो प्रश्न को पूछ लो, क्योंकि आपका हर एक प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप मन में कुछ रखोगे तो मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं, ठीक है ना? तो कृपा करके जिसका जो भी प्रश्न है वो
टू द पॉइंट एक एक प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई भी हो तो दिल में पूछे, और ना हो तो यहाँ से फॉर्म भरे बिगड़ जाना। या तो फॉर्म भरवाऊंगा या तो सवाल पूछवाऊंगा, दो में से एक चॉइस है, ठीक है। कंपनी को अपने सोशल क्रिएट की है, वो किसानों को जो मटेरियल अवेलेबल करा पूरे देश में। नहीं, जस्ट हमने एक ब्रांच आपकी यहाँ डाली, अपने कंपनी से हमने कितनी कंपनी की एसोसिएट की है, कोई खाद बना रहा है, कोई लिक्विड बना रहा है जो ऑर्गेनिक, जो किसान की खेती। देखो हमने क्या किया है सर, हमारी एक नई व्यवस्था करी, और वो व्यवस्था है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हमारी अपनी, और इसमें हम 15,000 किसानों को यहाँ के कनेक्ट करेंगे। अभी तक मुझे लगता है सर कितने 3,000 हुए आपके शेख साहब, यहाँ पे अभी तक कितने सदस्य हो गए? 3,500 सदस्य यहाँ पे हुए। अब इन्हीं सदस्यों को ट्रेनिंग देने से लेकर तैयार करने का काम हम करेंगे, उनको बैकअप भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे, उनका रॉ मटेरियल लेंगे, उनको फर्टिलाइजर देंगे। और ये जो 15,000 होंगे इसमें हर व्यक्ति आएगा, हर गांव से आएगा। तो हमने क्या किया, हमारी अपनी एक नई व्यवस्था खड़ी की, क्योंकि बाकी की व्यवस्था कहीं ना कहीं जुड़ी होती है, कोई और कंपनी के लिए काम कर रही होती है, कोई सरकारी अलग सिस्टम में होती है, कोई लोन होती है, कोई कर्जा होता है उन पे, तो ये सब हमारे लिए समस्या हो सकता है। तो ऐसी भारत में अभी तक में 200 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हमने की है, और वी आर द ओनली कंपनी इन एंटायर वर्ल्ड जिनके साथ सिस्टमेटिकली 30 लाख किसान जुड़े हुए हैं, ठीक है। हर प्रकार के लोग हमारी कंपनी में हैं। तो ये हमारी व्यवस्था है। हमको पता लगे कि आपके एसोसिएट है, पता है कंज्यूमर चाहे बीज लेंगे, कोई खाद लेंगे, कोई दवा लेंगे ऑर्गेनिक, वो हम प्रोडक्शन से अपनी कंपनी ये हमारे सेंटर पे है। तो जो मार्केट का हिस्सा है, चाहे वो रिटेल चाहे डिस्ट्रीब्यूटर का गैप हो, वो गैप को किसान को सस्ता पड़ जाएगा, क्योंकि बीच में उसी को बना के है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो किस तरह है अपने पास? देखो हमारे नहीं, मैं बताता हूँ, टॉप लेवल पे हमारा MCL है, तालुका लेवल पे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम क्या है? हिंद लिखी है तहसील दर। तहसील के साथ साथ पैरेलल में एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, वो भी तहसील लेवल पे, और हर ग्राम पंचायत में एक MVP सेंटर बना है, जो मैंने बताया MVP। और वो MVP सेंटर के नीचे इंडिविजुअल किसान भी काम कर सकता है, और महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप भी काम कर सकता है। तो ये हमारी चेन है जो ऑलरेडी हम डेवलप कर रहे हैं। और हम पहले क्यों डेवलप कर रहे हैं? क्योंकि समझो कल को मैंने प्रोडक्शन चालू कर दिया, फैक्ट्री रेडी कर दी, ठीक है। फैक्ट्री रेडी होने के बाद मुझे आज रॉ मटेरियल चाहिए, तो कौन देगा? मुझे मेरा माल बेचना है, क्योंकि किसानों को भी तो ये सब गैस वगैरह चाहिए ना। तो इसलिए हम एडवांस में इसको रेडी कर रहे हैं, जिससे कोई दिक्कत ना आए और स्पीड में ग्रोथ। अभी इनकम की जो स्रोत है, अभी कोई इनकम नहीं है आपको। तुरंत में है। हाँ। इस ग्रुप में तुरंत इनकम है। जो आप जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे भाई साहब ने कंपनी डाली, इन लोगों ने अपना 10% का शेयर डाल दिया, 10 लोगों का समूह है, फाउंडेशन पे 10 लोग लगे। जब मान लीजिए उन्होंने 2 लाख लगाया, 5 लाख लगाया, इनका तो खुद जो मतलब आउटलेट स्टार्ट हो गया। हाँ, बट जब हम प्रोडक्ट देंगे तब आउटलेट स्टार्ट होगा ना हमारा। वही कह रहे हैं कि आप जो मतलब आपका जो टाइम हमारा क्या है सर, तो बहुत प्रोडक्ट देखो हमारा मेन प्रोडक्ट है फैक्ट्री, ठीक है। हम दिखावा करने नहीं आए। एक लगने दो टाइम, हमको कोई घाई नहीं है। घाई करने वाले के लिए MCL में जगह भी नहीं है। जिसका धैर्य है, पेशेंस रख सकता है, उसी का MCL है। हम क्या कर रहे हैं, पहले हमको फैक्ट्री लगानी। आज अगर मैं समझो फैक्ट्री साइड में रखूँ और मसाले बेचने लगूँ या और कुछ करने लगूँ, लोग वही बोलेंगे कि देखो दिखाते थे फैक्ट्री, अब बेच रहे मसाले। तो हमारा वो उद्देश्य नहीं है। हम पहले फैक्ट्री लगाएंगे और उसके साथ सारी व्यवस्थाएं डेवलप करेंगे, क्योंकि हमारा मेन लक्ष्य फैक्ट्री है। और उससे हम जरा भी भटकना नहीं। तो आज मेरे पास 50 ऐसे बिजनेस है जो मैं कल से चालू कर सकता हूँ। सिर्फ वैदिक पेंट अगर MVP सेंटर में बनाऊँ ना, तो हर MVP सेंटर हर महीने 1 लाख रुपया कमा सकता है। उसको मार्केट चाहिए, तो जितने MVP सेंटर है हमारी मार्केट है। आज हम लोग 4000 MVP सेंटर, 4000 दुकानें इनडायरेक्टली हमारी है, ठीक है। मगर वो हमारा दिखाना लक्ष्य नहीं है। हम शॉर्टकट या कोई दिखाने के लिए काम या किसी के मन की तसल्ली के लिए काम नहीं करते। हम हमारी सिस्टम से ही काम करते हैं, और वो सिस्टम से करेंगे तब हम सही काम कर पाएंगे और सक्सेस दे पाएंगे। तो ये जो आप बोल रहे हैं ये सब आएगा, मगर सेकेंड फेज में। इसके अलावा बताता हूँ, MCL अर्बन प्रोजेक्ट, आज जो टॉयलेट का पानी निकलता है, ये टॉयलेट के पानी से खाद, फर्टिलाइजर और अल्ट्रा क्लीन ड्रिंकेबल वाटर, ये बनाने की टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है। मगर हम भी सारा एक साथ नहीं कर सकते ना, हजारों लाखों लोग लगेंगे इसके लिए, बराबर ना। तो इसलिए वो सेकंड फेज में हर सिटी वाइज और वर्ल्ड वाइज आएगा, और ये सब भी आप लोगों के द्वारा आएगा।
ऐसे 50 लाख प्रोजेक्ट इंडिया में लग सकते हैं और एक प्रोजेक्ट वाला साल का 20 से लेके 50 लाख कमा सकता है। ये भी स्कोप इंडिया में है। अब ये कौन करेगा? अब ये जो मेंबरशिप में 100-200 लोगों की टीम मिलेगी ना, यही लोग इसको संभालेंगे। आप मेंबर मतलब एक है एमबीपी वाले, एक है तालुका वाला, एक है मेंबर, मगर वो मेंबर को बनाने में ऐसे लोग भी जो चैनल पार्टनर है, ना वो 1.5 लाख लगा रहे, ना वो तालुका वाले हैं, मगर वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रायोरिटी इन जॉब, प्रायोरिटी इन एजेंसी या रॉयल्टी का भी प्रोविजन हमने रखा है। सिर्फ आज ज्यादा क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि हमको पैसे दिखा के इसको नहीं लाना है लोगों को। ये एक विजन है। कल 19 तारीख है, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती है, बराबर ना? तो छत्रपति शिवाजी महाराज जब छोटे थे तब उन्होंने हिंदवी स्वराज्य के एक स्तंभ के हिसाब से देखा था, ठीक है? तब उनको लड़ना था किसके साथ? जिनके लिए उनके पिताजी काम करते थे। ना उतनी बड़ी सेना थी, ना पैसे थे। जिनके आधार पे लड़ना था वो कौन थे? किसान, बराबर ना? मगर उन्होंने एक सपना देखा कि मैं ये करूंगा, वो था विजन। और वो विजन के साथ जो जुड़े वो थे मावड़े, वहां के किसान। ये विजनरी लोगों का स्टेज है। 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने बाद थोड़ी मैं सभा लूंगा, बताना भी नहीं पड़ेगा, लोग ढूंढते हुए आएंगे कि भाई बताओ कहाँ है इसकी ऑफिस, हमको जुड़ना है। आज हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आप फ्रंट लाइन हो। आप लोगों को पीछे ले जाना, आप लोगों को सिखाना है। और वो सिखाने का काम फ्राइडे सेशन होता है डॉक्टर श्याम सर का अवेयरनेस प्रोग्राम, आप सबको जुड़ना चाहिए। तो ये एक व्यवस्था है सर, ये स्टेप बाय स्टेप होगी। मैक्सिमम टाइम यहाँ का 1.5 से 2 साल। अब मिनिमम कितना हो सकता है? तो साल भर में भी हो सकता है। अभी ये आप लोगों पे निर्भर करता है कि आप कितना जोरों से काम करते हो, ठीक है? और कोई सवाल? डन? पक्का? तो सर आज आपको बहुत फॉर्म मिलने वाले हैं। तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन है तो कोई पूछ रहा है? कोई पूछ रहा है? सर से पूछना है, आप लोग पूछ सकते हैं सर। हाँ बाबा जी, कुछ पूछना है तो बैठ के बताइए बाबा जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो भी कुछ होना चाहिए, लेकिन ओपन एंड पेपर पर क्लियर होना चाहिए कि हम कितने दिन तक मेंबर बनाएंगे, इतने महीने तक, इतने बाद हमारा जो है ये रहना पड़ेगा, फिर कितने दिन में फैक्ट्री चालू होगी। ठीक है, अगर बाकी हमारे कुछ दफ्तर के कम तो समाज में बहुत से लोग आए हैं, लोगों को अविश्वास बढ़ने लगता है कि किसे? ये भी सब बटोर कर लेके भागे। हाँ ठीक है, तुरंत ले जाके ठीक दे है। टाइमिंग और हमसे पीरियड कहिए चाची से बात पैसा करवा निकालने के लोगों को विश्वास नहीं है। जो लोग मेंबर हाँ? हैं उनको तरीका मालूम है कि कैसे हम पैसा निकाल लेंगे, वही क्या कहते हैं ना? देंगे, उससे बढ़ा के ज़्यादा देंगे। कोई माइंड अच्छा दे देना इनके चाची के। उसके लिए मैनेजमेंट अच्छा, ठीक। चाहिए कि उसको कैसे संभाल के समय के अंतर्गत काम करे। अगर समय पर काम नहीं होता तो उनको अविश्वास करें। बिल्कुल ठीक है। बाबा जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अच्छा एमबीपी भी है। बहुत आपको बता दो इन्फॉर्मेशन के लिए, निरंजनी अखाड़ा है त्र्यंबकेश्वर, उसके साधु हेश्वर का प्रोजेक्ट हमारा बुक किया। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्योंकि आप भी साधु समाज से हो। तो विषय ऐसा है कि एक टाइमलाइन होना चाहिए। टाइमलाइन ऑलरेडी है। 15,000 मेंबर कितने समय में करना वो तो आपके हाथ में, एमसीएल के हाथ में नहीं है, ठीक है? 2,500 हुए, आप चाहो तो अगले 7 दिन में क्लोज हो जाएगा। अगर आप 7 दिन में क्लोज कर दोगे। और दूसरा क्राइटेरिया है परमिशन, जमीन के ऊपर परमिशन। समझो ये आपका दोनों हो गया, उसके 1 महीने में एग्रीमेंट चालू होता है और हमको 6 से 8 महीने लगते हैं फैक्ट्री का काम चालू करके प्रोडक्शन में लाने को। कितने? 6 से 8 महीने आपका होने के बाद। अब बहुत आगे पीछे गया तो 10-12 महीने टोटल टाइम होता है। इसलिए मैंने कितना बताया? 18 से 24 महीने। उसमें 6 महीने में किने किसके गिने कि ये जो मेंबर बनाने का समय जाएगा, बाकी जाएगा। मगर मेंबर बनाना एमसीएल के हाथ में नहीं है, सदस्य को जोड़ना आपके हाथ में। तो जिस दिन आप ये कर दोगे, जमीन परमिशन में जाएगी, एनए आएगा। एनए में भी हम अभी देखो, मैं आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। 27 दिसंबर अभी पिछले साल मतलब 2021 में हिमाचल प्रदेश में था, मेरे फोटो भी है, शेयर कर देंगे। वहाँ पे राइजिंग हिमाचल करके प्रोग्राम था जिसमें मोदी जी के प्रेजेंस में वहाँ के हमने एमओयू साइन किए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेजेंस में। वो एमओयू भी शेयर कर दूंगा और फोटो भी शेयर कर दूंगा। उसके बाद राजस्थान में राजस्थान सरकार के साथ 6,000 करोड़ के एलओआई और 2,000 करोड़ के एमओयू साइन किए, पेपर्स में शेयर कर दूंगा एमओयू और एलओआई। गुजरात सरकार के साथ गुजरात में 1,000 करोड़ के एमओयू और 9,000 करोड़ का एलओआई का प्रपोजल गया है। एमओयू का अप्रूव हो गया है, सिर्फ वाइब्रेंट गुजरात पोस्टपोन्ड हुआ है, इसलिए वो साइनिंग बाकी है। तो ऑलरेडी सिर्फ आपको अभी बेसिक पता है। तो आपको लग रहा होगा नई कंपनी, नहीं, हम ऑलरेडी 100 करोड़ ऑथोराइज शेयर कैपिटल की कंपनी बन चुके हैं। 2019 में एक स्पेशल जनरल मीटिंग बनाई थी जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन था वेस्टले ग्रुप, जो 35% स्टेक, 2 डायरेक्टर ऑन बोर्ड 5,000 करोड़ देने को तैयार थे।
मगर उनकी एक कंडीशन थी कि भविष्य में जो पैसा लगेगा हम देंगे, जो शाम सर को मान्य नहीं थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी 1 आई थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी 2 आज भी इंडिया में है, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो हमको और एक ईस्ट इंडिया कंपनी 2 नहीं बनाना था, तो हमने वो पैसा नहीं लिया, अपना अलग सोर्स था, वो भी काम हो गया है, फंड इज रेडी, काम 35 प्रोजेक्ट के चालू हो चुके हैं, जिनकी परमिशन और मेंबर हो चुके हैं। तो आपका भी तुरंत चालू हो सकता है, कल बोलो कल चालू कर सकता हूँ, सब्जेक्ट टू मेंबर और परमिशन, इसमें आप लोग सर को सहयोग करें। जिस दिन ये हो जाता है 1 महीने के अंदर एग्रीमेंट होकर काम चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि 50 का होगा, 100 का होगा, 200 का होगा। तो हमारा टाइमलाइन है 12 महीने। कितना महीने? 12। बाकी आपका टाइमलाइन आपको डिसाइड करना है, आप सबको मिलकर करना है। मीटिंग करके सर सबको टारगेट दो कि कितने दिन में कितने मेंबर दे रहे, कितने ग्राम पंचायत टाइप है, तो वो आराम से हो जाए। तो बस ये 2 चीज आपको करनी है, बाकी MCL करेगा, ठीक है? और कोई डन? तो मित्रों, आई थिंक आपके सारे सवाल जवाब क्लियर हुए। मैंने आज एक इंफॉर्मेशन सेशन लिया है, एंटरटेनमेंट सेशन नहीं लिया है, ठीक है? तो ये बोरिंग होता है, कंटाला आता है, इंफॉर्मेशन है ना थोड़ा थका देती है, तो आप भी शायद थके होंगे, बट ये इंफॉर्मेशन बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये जरूरी है। इसके बगैर क्लियरिटी नहीं आएगी तो काम नहीं होगा। और आपको MCL का और देखना है ना, यूट्यूब पे चले जाए, मीरा क्लीनफुल लिमिटेड MCL मिशन डालो, आपको पता चलेगा कहाँ पे क्या चले, मुझे भी बोलने की जरूरत। तो ये एक अच्छा मौका है। देखो, हम आपके उत्तर प्रदेश के कई परिवार से लोग सेना में हैं, मगर सारे लोग सेना पे बंदूक लेके बॉर्डर पे जाके लड़ाई नहीं लड़ सकते, मगर देश में बैठ के अगर देश को मजबूत करना है ना, तो एक मौका है। चलो मैं ऐसा सोचता हूँ नेगेटिव कि 150 रुपये डूब गए, क्या हो गया? 150 रुपये डूब गए, इसमें से कोई भिखारी हो जाएगा, गरीब हो जाएगा? अच्छा, मजे की बात, ये 150 रुपये आपके ही बैंक अकाउंट में, अगर कुछ भी हुआ तो सबको वापस मिल सकते हैं, मतलब ये कहीं MCL लेके जा रही नहीं है। तो ये तो दिक्कत खत्म हो गई, बराबर ना? मगर ये भी सोचो कि जब सक्सेसफुल होगा तब ये 150 रुपये का कितना भला होगा लोगों का। लोग नेगेटिव मॉडल देखते हैं, ये हमारी सोच है। अमूल मॉडल क्यों नहीं देखते लोग? 60 रुपये से शुरू हुआ लिज्जत पापड़ 800 करोड़ का बिजनेस है, ये क्यों नहीं देखते लोग? ये भी तो है ना सारे लोग। इसलिए मैंने बैकग्राउंड बताया मैनेजमेंट का। क्यों बताया? कि कौन है पीछे, वो समझो। ये कोई बिजनेसमैन है, कलेक्टर से ज्यादा अगर एक साइन करके पैसा ही लेना हो तो एक मुंबई का कलेक्टर कितना ले सकता है भाई दिन में? बहुत ले सकता है ना, तो उसको क्या जरूरत है मगजमारी करने की? तो ये एक अलग लोग है, एक काम करने आए हैं। अभी 20 मार्च के बाद वाराणसी के तीनों तहसील का काम फुल फ्लेज चालू हो जाएगा। यहाँ का हो गया है, और भी तहसीलों में काम चालू हुआ है। सिर्फ महाराष्ट्र में जैसा एक माहौल बना है ना, यहाँ पे अभी तक नहीं बना। मैं आपको बताता हूँ, सिटिंग राज्यसभा सांसद 2 हमारे साथ जुड़े हुए, 12 अलग अलग पार्टियों के MLA हमारे साथ जुड़े हुए, साइंटिस्ट लेवल के लोग जुड़े हुए हैं, सोशल वर्क के टॉप मोस्ट के लोग जुड़े हुए हैं। सरकारें कंपनी के साथ MOU और LOI कर रही है, तो सरकार ने भी तो कुछ देखा होगा, ऐसे ही तो नहीं साइन कर रही है। और पेपर आपको जितने चाहिए उतने में दे दूंगा, ठीक है? आप देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक सुनहरा मौका सुनहरे समय में, सनराइज पीरियड में आया है। अब लेना या नहीं लेना आपकी मर्जी है। काम तो हम करेंगे, जो साथ में आएंगे उनको लेके करेंगे, नहीं आएंगे उनके बगैर करेंगे, करके तो रहेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। मगर अगर आप लोग सब साथ में मिलके आओगे ना, तो उसका एक आनंद और खुशी अलग होगी, और वही मैं चाहता हूँ आप लोगों से। तो आज का विषय समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।